हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी कहानी दिल्ली से है। गोकुल साउथ इंडिया केरल का एक लड़का दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। धन्या बाबू नाम की एक लड़की थी जो स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज में भी गोकुल के साथ स्टडी कर रही थी। 2002 से लेकर 2007 इन 5 सालों तक दोनों एक साथ थे और दोनों के बीच एक रिश्ता भी कायम था जिसे हम प्यार कहते हैं। 2007 में गोकुल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो दिल्ली में रह जाता है, लेकिन धन्या बाबू वापस साउथ इंडिया कर्नाटक में अपने घर आ जाती है। दोनों में दूरियां बढ़ती हैं और धीरे धीरे ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इधर कुछ समय बाद गोकुल दिल्ली में रहकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने लगता है। 2009 के दौरान यहाँ रहते हुए उसकी मुलाकात अनुराधा से होती है जो रांची की रहने वाली थी। अनुराधा दिल्ली की एक इंस्टीट्यूट में टीचर की जॉब किया करती थी। अनुराधा और गोकुल में पहले दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और 2011 में दोनों शादी कर लेते हैं। उधर दूसरी तरफ धन्या बाबू नौकरी करने के लिए बेंगलोर चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात सहजू जोजे से होती है और ये दोनों भी शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद गोकुल को एक बेटी होती है। गोकुल और अनुराधा की शादी को हुए अभी थोड़ा ही समय गुजरा था कि गोकुल को अनुराधा पर शक होता है कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो कई बार इस बारे में अनुराधा से पूछता भी है, लेकिन अनुराधा हर बार उसे ऐसा कुछ भी न होने से मना कर देती है। धीरे धीरे उसका ये शक इतना गहरा हो जाता है कि वो अनुराधा से बातें करना भी बंद कर देता है। वो उदास रहने लगता है और इसी उदासी में उसे अपने पहले प्यार धन्या बाबू की याद आती है। वो सोशल साइट फेसबुक पर जाता है और वहाँ धन्या बाबू को सर्च करता है। फेसबुक पर उसे धन्या बाबू का प्रोफाइल मिल भी जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि धन्या बाबू बेंगलोर में रहती है, उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर दोनों में बातचीत शुरू होती है और गोकुल को लगता है कि हो न हो धन्या बाबू उससे आज भी उतना ही प्यार करती है जितना कि पहले किया करती थी। अनुराधा के प्रति बढ़ता हुआ शक और धन्या बाबू के प्रति फिर से बढ़ता हुआ प्यार, ये दोनों बातें गोकुल के दिमाग में एक साजिश को जन्म देती हैं। अब वो किसी न किसी तरीके से अपनी पत्नी अनुराधा से तलाक लेना चाहता है, लेकिन तलाक की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अब वो अनुराधा के अफेयर के सबूत जुटाने की चाल चलता है, जिसके लिए वो सबसे पहले फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए एक फर्जी सिम और फ़ोन खरीदता है और अपनी पत्नी अनुराधा से अपने आप को एक धार्मिक बाबा और एस्ट्रोलॉजर बताकर आवाज़ को बदलकर बातें करना शुरू कर देता है। गोकुल खुद अनुराधा की लाइफ का एक हिस्सा था, इसलिए गोकुल फर्जी बाबा बनकर अनुराधा को उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे कि अनुराधा उस फर्जी बाबा पर आंखें बंद करके विश्वास करने लगती है। अब बातों ही बातों में फर्जी बाबा यानी कि गोकुल जब उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछता है तो अनुराधा उसे ये भी बताती है कि उसका उसी की इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट से लव अफेयर है और ये दोनों एक रिश्ते में भी हैं, लेकिन उसके पति को उस पर शक हो गया था। उसके बाद फर्जी बाबा फिर एक चाल चलता है। वो अनुराधा को कहता है कि मेरे पास पूजा पाठ की एक ऐसी विधि है जिसे करके तुम अपने प्रेमी के साथ अपने ही घर में अपने ही पति के साथ रह सकती हो और इस पर तुम्हारे पति को कोई ऐतराज़ भी नहीं होगा। इसके बाद वो कहता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने प्रेमी के साथ ली गई एक न्यूड पिक्चर मुझे भेजनी पड़ेगी ताकि मैं उस फोटो के ज़रिए हवन यज्ञ की वो सारी क्रियाएं कर सकूं जिससे कि तुम दोनों प्रेमी कभी अलग न हो और तुम्हारे पति को भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी। अनुराधा फर्जी बाबा के झांसे में आ जाती है। अब वो होटल में एक रूम बुक करती है और अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद अनुराधा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए गए अपने उन पलों को कैद कर लेती है जिसकी इजाज़त कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं देता है। अब गोकुल घर आता है और अनुराधा के फ़ोन से वो सारा प्राइवेट डाटा अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेता है। अब गोकुल के पास अपनी पत्नी के खिलाफ ऐसे सबूत थे जिनको आधार बनाकर वो अनुराधा से तलाक ले सकता था, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर फर्जी बाबा की बातें सामने आ गई तो उसका ये तलाक का प्लान चौपट हो सकता है। इसलिए अब वो अनुराधा को पूरी तरह से रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। इसके लिए वो सबसे पहले अपने ससुर यानी कि अनुराधा के पिता के पास उसकी वो प्राइवेट फ़ोटो भेजता है ताकि उसके पिता को ये लगे कि मेरा दामाद बहुत अच्छा इंसान है जो मेरी बेटी के गलत होने पर भी उसे अपने साथ रखे हुए है।
उसके बाद 2014 में गोकुल अपना ट्रांसफ़र करवाकर परिवार के साथ बेंगलोर पहुंचता है और ठीक उसी अपार्टमेंट में किराए पर फ्लैट लेता है जहां पर धन्या बाबू अपनी पति के साथ रहा करती थी। गोकुल वहां आता है और धन्या बाबू को इसकी खबर करता है, जिससे दोनों का धन्या बाबू के घर पर मिलना जुलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आकर गोकुल धन्या बाबू और सैजू जोजे को अलग करने की प्लानिंग करता है और अगली चाल चलता है। वो फर्जी डॉक्यूमेंट से लिए गए उस नंबर से जिससे वो बाबा बनकर अनुराधा से बातें करता था, अब धन्या बाबू और सैजू जोजे के मोबाइल पर कॉल करता है और दोनों को एक दूसरे का करैक्टर गलत बताकर भड़काता है, लेकिन दोनों में से कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद वो फेसबुक पर आइसिस के म्यूटेंट के नाम से एक फर्जी प्रोफाइल बनाता है, जिसमें वो नाम तो सैजू का भरता है लेकिन बाकी की डिटेल्स अपनी पत्नी अनुराधा की भर देता है, ताकि जब भी भारत की एंटी टेररिस्ट एजेंसी की नज़र इस पर पड़े तो वो सैजू जोजे को गिरफ्तार कर ले जाए। समय बीतता गया लेकिन किसी की भी नज़र उसके प्रोफाइल पर नहीं पड़ी, तो उसका ये प्लान भी चौपट हो गया। अब जो साजिश गोकुल रचता है वो बेहद खतरनाक और उसकी गहरी साजिश का पहला पार्ट थी, क्योंकि वो हर हालत में चाहता था कि सैजू और धन्या बाबू दोनों अलग हो जाएं और मेरी पत्नी से पीछा छूट जाए, तो फिर मैं और धन्या बाबू दोनों शादी कर लेंगे। अब गोकुल करता क्या है कि वो अक्सर अपनी प्रेमिका धन्या बाबू से मिलने उसके घर जाता था, तो उसे जब भी मौका मिलता वो सैजू जोजे के पैन कार्ड या आधार कार्ड को चुराता, उसकी कॉपी कराता और वापस रख कर आ जाता। उसके बाद गोकुल सैजू जोजे के डॉक्यूमेंट से एक फर्जी सिम और एक फ़ोन लेता है और फिर उस नंबर से वही फर्जी बाबा बनकर अपनी पत्नी अनुराधा को फिर से कॉल करता है और कहता है, बस एक आखिरी काम करो, उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट। वो बोलता है कि आज की रात तुम्हें तब तक शराब पीनी है जब तक तुम बेसुध न हो जाओ, क्योंकि यह उसकी पूजा का एक हिस्सा है। अनुराधा मान जाती है। रात को वो गोकुल से शराब की बोतल मंगवाती है। दोनों शराब पीते हैं, लेकिन गोकुल कम और अनुराधा ज़्यादा शराब पीती है। जब अनुराधा शराब के नशे में चूर हो जाती है तब गोकुल उठता है और एक वजनी मूर्ति से अनुराधा के सिर पर एक के बाद एक लगातार 3 वार करता है। अनुराधा की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद गोकुल शोर मचाता है तो उसके पड़ोसी धन्या बाबू और सैजू जोजे भागकर उसके पास आते हैं। वो उन्हें बताता है कि अनुराधा शराब के नशे में बेड पर जाने के लिए उठी तो फर्श पर गिर पड़ी। उसके बाद सभी मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जब पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है तो गोकुल उन्हें सारी स्थिति बताता है कि आखिर क्या हुआ था। गोकुल अपने ससुर यानी कि अनुराधा के पिता के पास भी फ़ोन कर देता है और इस घटना की जानकारी उन्हें देता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर पुलिस को बताता है कि अनुराधा की मौत गिरने से नहीं बल्कि किसी भारी वस्तु से उसके सिर पर 3 बार वार करने से हुई है। अनुराधा के साथ उस रात सिर्फ गोकुल ही मौजूद था, तो जाहिर सी बात है पुलिस का पहला शक गोकुल पर ही जाता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस मर्डर का केस दर्ज करके गोकुल से पूछताछ शुरू करती कि तभी गोकुल और पुलिस के बीच में पता है दीवार बनकर कौन आता है? अनुराधा का पिता। अनुराधा का पिता भी एक पुलिस वाला था। वो पुलिस को कहता है कि हमारी बेटी में ही खोट था और हमारा दामाद बिल्कुल नेक और शरीफ इंसान है, इसलिए हम किसी भी तरह का कोई केस दर्ज करवाना ही नहीं चाहते। पुलिस उन्हें बहुत समझाती है लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए पुलिस एक्सीडेंटल मौत का केस बनाकर केस को बंद कर देती है। गोकुल अब बिल्कुल आज़ाद था और उसकी साजिश का पहला पार्ट सक्सेस हो गया था। अब सितंबर 2015 में गोकुल अपनी साजिश का दूसरा पार्ट शुरू करता है, जो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक था। अब बात थी सैजू जोजे को रास्ते से हटाने की। प्लान उसने बना रखा था, अब समय था उस पर काम करने का। गोकुल ने सैजू जोजे के डॉक्यूमेंट से जो फर्जी सिम और फ़ोन लिया था उससे वो पहला फ़ोन बेंगलोर एयरपोर्ट पर करता है, लेकिन वहाँ पर कोई उसकी कॉल रिसीव ही नहीं करता। अब वो दूसरी कॉल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करता है। यहाँ उसकी कॉल को रिसीव कर लिया जाता है तो वो कहता है कि मैं आइसिस का म्यूटेंट बोल रहा हूँ। हमने 3 इंटरनेशनल फ़्लाइट, पहली जुबा, दूसरी स्विस एयरवेज और तीसरी कैथवे पैसिफिक में बॉम्ब प्लांट कर रखा है। अगर आप अपने पैसेंजर को बचा सकते हो तो बचा लो। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद वो बेंगलोर एयरपोर्ट पर एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ता है जिसमें लिखा था कि लुफ्तांसा एयरवेज फ़्लाइट नंबर LX755, सऊदी अरब एयरलाइंस फ़्लाइट नंबर SV5643 और एयर फ्रांस फ़्लाइट नंबर AF191, इन तीनों फ़्लाइटों में हमने बॉम्ब फिट कर दिया है और इन तीनों फ़्लाइटों को हम हवा में ही उड़ा देंगे। फ़ोन और मैसेज के जाते ही दिल्ली और बेंगलोर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच जाता है।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी खबर दी जाती है। बॉम्ब स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया जाता है। इन 6 फ्लाइटों में से 2 फ्लाइटें तो उड़ान भर चुकी थी और एक फ़्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी, लेकिन उसे रोक लिया जाता है और उसकी तलाशी ली जाती है, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता। जो फ्लाइट जा चुकी थी उनके पायलट को मैसेज करके वापस बुलाया जाता है। वापस आने के बाद सभी पैसेंजर को जल्दी जल्दी बाहर निकालकर धड़कते दिलों के साथ दोनों प्लेनों की तलाशी ली जाती है, लेकिन उनमें भी कुछ नहीं मिलता। सभी फ्लाइटों की बारीकी से तलाशी की जाती है, लेकिन उनमें कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस उस फ़ोन नंबर की तलाश शुरू करती है जिससे एक कॉल आई थी, और वो नंबर उन्हें मिल भी जाता है क्योंकि वो नंबर ऑलरेडी कॉल रिकॉर्ड में मौजूद था। पुलिस जब इस नंबर की जांच करती है तो उन्हें मालूम होता है कि ये नंबर बेंगलोर में रहने वाले किसी सैजू जोजे व्यक्ति का है। पुलिस सैजू जोजे का एड्रेस निकालकर उसके घर जाती है, उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले आती है और उससे पूछताछ शुरू करती है, लेकिन सैजू जोजे पुलिस को कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है, जहाँ से उसे एक टोपी और नमाज अदा करने की एक चटाई मिलती है, लेकिन पुलिस को अभी भी वो फ़ोन नंबर नहीं मिला था जिससे कॉल की गई थी, लेकिन वो एक्टिव उसी बिल्डिंग में था जहाँ से पुलिस ने जोजे को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस जोजे का फेसबुक अकाउंट चेक करती है तो उसमें उसे आईसिस का म्यूटेंट होने का पता चलता है। इधर धन्य बाबू और उसके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। गोकुल उनके पास जाता है, उन्हें सांत्वना देता है और कहता है कि चलो पुलिस स्टेशन चलकर पता करते हैं कि आखिर बात क्या है। वो जोजे की गाड़ी निकालते हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पुलिस भी लगातार उस नंबर पर अपनी नज़रें जमाए हुए थे, तो उन्हें पता चलता है कि नंबर मूव हो रहा है। फ़ोन नंबर को ट्रैक किया जाता है और जब नंबर को ट्रैक करके उस कार के पास पहुँचते हैं तो उसमें से धन्य बाबू और गोकुल बाहर आते हैं, जो बताते हैं कि ये गाड़ी तो जोजे की है। गाड़ी की तलाशी ली जाती है और पुलिस को गाड़ी से वो फ़ोन भी मिल जाता है। अब सारे सबूत जोजे के खिलाफ थे। पुलिस वो फ़ोन जोजे को दिखाती है तो वो कहता है कि ये मेरा फ़ोन नहीं है। पुलिस जब उस दुकान पर जाती है जहाँ से ये नंबर लिया गया था और जोजे की फ़ोटो दिखाकर पूछती है कि क्या इसी व्यक्ति ने इस नंबर को ख़रीदा था, तो दुकानदार मना कर देता है और कहता है कि वो कोई और था। पुलिस का दिमाग अब धन्य बाबू की तरफ घूमता है। आखिर वो सैजू जोजे की बीवी जो थी और उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है। धन्य बाबू की कॉल डिटेल में पुलिस को वो नंबर मिल जाता है। तो अब पुलिस धन्य बाबू से इस बारे में पूछती है तो वो बताती है कि ये नंबर तो गोकुल का है। गोकुल यहीं पर गलती कर बैठा था। जिस फर्जी नंबर से गोकुल ने एयरपोर्ट पर बॉम्ब होने की झूठी अफवाह फैलाई थी, उसी नंबर से वो धन्य बाबू से बातें भी किया करता था। जब पुलिस गोकुल को उठाकर पूछताछ करती है तो यही कहानी निकलकर सामने आती है जो अभी आपने सुनी कि उसने ऐसा क्यों और कैसे किया। उसके बाद गोकुल पर मुकदमा चलता है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और गोकुल आज भी अपनी सज़ा काट रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।